गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने मोनोसेकेराइड इसकी बात की थी। इसमें अपन ने पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, हेप्टोस शर्करा इनकी बात की थी। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया था। क्या पॉइंट था उसको देखिए, वापस देख लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कि भाई एक पॉइंट कहा था मैंने आपको नोट बता के, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि मोनोसेकेराइड क्या है, एक अपचायक शर्करा है। इसका क्या होता है कि इसमें जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं, हम पढ़े थे कि इसमें एल्डिहाइड व आपकी जो कीटोन समूह होता है, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन समूह होते हैं। इसके अंदर जो आपके कॉपर +2 आयन होते हैं, ये कॉपर +1 के अंदर क्या होता है, अपचयित होता है। और इस अपचयन की वजह से क्या होता है, आपके बेंडिक्ट या फेलिंग परीक्षण द्वारा क्या किया जाता है, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति की जांच की जाती है। देखिए कैसे, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तब आप सोचते होंगे भूख हड़ताल पे बैठे कोई बात देख तो नहीं रहा, रात को खाना खा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई भूख हड़ताल पे बैठा है और 7 दिन से बैठे हुए हैं, तो उनका फिर टेस्ट होता है कि वो एक्चुअल में भूख हड़ताल पे है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है कि उनका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होता है, यदि मान लीजिए कीटोन बॉडी आ रही है यूरिन टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके भूख हड़ताल में थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। और मान लीजिए कीटोन बॉडी नहीं आती है तो सर उन्होंने कुछ खाया है, भूख हड़ताल का नाटक कर रहे हैं, उस पर फिर क्या आपके ऑफिशियली इंक्वायरी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पता लगाया जा सकता है कि भाई आपने खाना खाया कि नहीं खाया। ये एक ही कंडीशन में कीटोन बॉडी आपके मूत्र में आती है, जब आप क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ नहीं खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, नमकीन, बिस्किट, दूध, चाय, ये जब नहीं लेते हैं, ठीक है, जो उपवास करते हैं या जो आपके अनशन पे बैठते हैं, उनके अंदर ये देखी जाती है। तो ये क्या होता है कि अपने जो मूत्र होते हैं इसमें कीटोन बॉडी निकलती है, क्योंकि आपके जो कीटोन का इनका अपचयन होता है, जिससे आपके बेंडिक्ट या फेलिंग परीक्षण के द्वारा मूत्र में शर्करा की जांच की जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मूत्र में जो शर्करा है इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ये लास्ट बात हो गई थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखिए ओलिगोसेकेराइड, देखिए कि भाई ओलिगोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर क्या होता है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणुओं के जुड़ने से क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड। कि या तो कम से कम 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाए, या 3 जुड़ जाए, 4 जुड़ जाए, 5 जुड़ जाए, 6 जुड़ जाए, आपस में जब जुड़ती है तो क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 से 10 जब मोनोसेकेराइड के जुड़ने से क्या होता है, आपके ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। और मोनोसेकेराइड के समान ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, जल में विलय। और स्वाद में मीठे, वे क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, और इसी कारण मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड को सामान्य शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या है, सामान्य रूप से इनको क्या कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। अब देखिए बात करें कि एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड जो समूह होता है, देखिए इनके बीच की बात करें सामान्य रूप से, कि 2 मोनोसेकेराइड जो होती है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कि भाई आपके सिंपल सी बात करते हैं कि भाई एक अपन क्या बात की, भाई ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेगी। मान लीजिए एक मोनोसेकेराइड ये और एक मोनोसेकेराइड ये, ये आपस में जुड़ेगी ना, तो इस बंध को क्या कहा जाता है, आपके ये जो बंध काम आता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपके, कि इस बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। कि एक मोनोसेकेराइड जो होती है आपके, कि 2 मोनोसेकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। और मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर क्या किया गया है, ओलिगोसेकेराइड को निम्न भागों में बांट रखा है। कि मोनोसेकेराइड जो है, इसके जो है कितनी मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रही है, उसके आधार पर ओलिगोसेकेराइड को क्या कर रखा है, बंटवारा कर रखा है। किसकी संख्या के आधार पर, मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, इस बंध की वजह से ही 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन से बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। जैसे ये मोनोसेकेराइड एक्स, ये मान लीजिए एक है, इसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, मोनोसेकेराइड है।
ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अब आगे देखिए बात करते हैं मोनोसेकेराइड के ओलिगोसेकेराइड के प्रकार की बात करते हैं जो मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने के आधार पे हैं। तो पहला प्रकार है डाइसेकेराइड, 1 नंबर पे। डाइसेकेराइड्स देखिए क्या है कि ये मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के से, जब मोनोसेकेराइड के क्या होते हैं कि मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के जुड़ने से, कि 2 अणु जुड़ते हैं तो फिर किसका निर्माण होता है डाइसेकेराइड। डाई यानी 2, सेकेराइड मीन्स आपकी मोनोसेकेराइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामान्य से C12H22 और O11। ये इसका क्या होता है सामान्य फॉर्मूला होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सभी का फॉर्मूला ये होता है और ये सभी क्या है डाइसेकेराइड है। और ये इनका जब जल अपघटन किया जाता है, इनको जल में डाला जाता है तो ये क्या होते हैं आपके मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं। कैसे कि भाई ये C12H22O11 है, इनको जल के साथ क्रिया करवा दी तो ये क्या देंगे आपके C6H12O6, C6H12O6। जैसे सुक्रोज की बात है, ये सुक्रोज मान ली सुक्रोज है तो ये एक सुक्रोज टूट गया किसके अंदर, एक को ग्लूकोज और दूसरा आपके क्या हो गया फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है एक ही सूत्र होता है इनका। देखिए अब आप फॉर्मूला कि इसमें देखिए कितने इनमें कार्बन संख्या कितनी 12, 6 6 12। हाइड्रोजन कितने देखिए 22 है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 24 आ रहे हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ गया। ऑक्सीजन 11 है, इधर 12 है, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। तो जब इनका जल अपघटन होता है ठीक है तो ये 2 मोनोसेकेराइड देते हैं। कौन, जो आपके डाइसेकेराइड जो होते हैं। तो ये इनकी आपकी फॉर्मूला हो गया, सामान्य सी बात होगी वे किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। संरचना बाकी वो इनका जो डायग्राम रहेगा फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं अपन ट्राइसेकेराइड की बात करते हैं कि भाई ट्राइसेकेराइड क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आपके सेकंड प्रकार है ट्राइसेकेराइड। कि भाई ट्राइसेकेराइड क्या होता है कि ये मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं के नाम से पता, ट्राई के मतलब 3, तो 3 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से, तो 3 मोनोसेकेराइड के अणु जुड़ते हैं तब बनता है ट्राइसेकेराइड कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा सामान्य सूत्र C18H32O16। ये किसका फॉर्मूला होता है आपके ट्राइसेकेराइड का होता है। और इनका जब जल अपघटन होगा तो ये क्या करेंगे 3 मोनोसेकेराइड के अणु देंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल है रेफिनोज। क्या है इसका एग्जाम्पल, रेफिनोज। ठीक है, अब रेफिनोज है ये क्या, इनका जल अपघटन 3 मोनोसेकेराइड देंगे। कैसे देखिए C18H32O आपके O16। फिर इसका क्या होगा जल अपघटन होगा और जल अपघटन होने से क्या देंगे 3 प्रकार के मोनोसेकेराइड C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। तीनों क्या है ये ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे सभी, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज नाम आ जाएंगे। बाकी आपके देख ली सभी चीज़ें सेम ही हैं। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, आपके 3rd नंबर पे टेट्रासेकेराइड। 4th नंबर इसलिए रहा टेट्रा मतलब क्या होता है 4 होता है, इसलिए बार बार ये इसी के अकॉर्डिंग टेट्रासेकेराइड्स। के मोनोसेकेराइड के कितने 4 अणु, जो मोनोसेकेराइड के क्या होते हैं 4 अणु जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं टेट्रासेकेराइड कहा जाता है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा C24, ठीक है, H42 और आपके O21। तो ये हो गया आपके इसका टेट्रासेकेराइड का फॉर्मूला हो गया कि भाई टेट्रासेकेराइड क्या होते हैं। और ये इनका जल अपघटन होगा, देखिए क्या करेंगे 4 मोनोसेकेराइड। ठीक है, 4 मोनोसेकेराइड देंगे। और इसके देखिए
अपन सिर्फ टेट्रासेकेराइड जो है 2 प्रकार के ही क्या आपके ज्ञात हैं। इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल का नाम है आपके स्कोरोडोज और दूसरा है आपके स्टेकियोस। ये 2 ही ज्ञात है अभी तक, ठीक है, कि भाई स्केरोडोज जो है आपके लहसुन व प्याज में पाया जाता है और आपके जो स्टेकियोज है वो स्टेकिस ट्यूबीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 ज्ञात है, समझ लीजिए। तो स्केरोडोज किस में पाई जाती है? आपकी जो शर्करा है, ठीक है, ये लहसुन व प्याज के अंदर पाई जाती है। और लास्ट अपन बात करें 4th नंबर पे, तो अपन ऐसे कह सकते हैं भाई पेंटासेकेराइड लेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 5 मोनोसेकेराइड हो जाएंगे, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो पॉलीसेकेराइड अलग से पढ़ लेंगे। तो ये लास्ट एक हेडिंग और लिखवा देता हूँ मैं आपको, पेंटासेकेराइड। तो जो पेंटासेकेराइड मतलब समझ गए होंगे कि जब मोनोसेकेराइड के 5 अणु मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पेंटा। और इनका जो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C30 H52 और O26, ये फॉर्मूला हो गया। इसका जल गुणन होगा 5 मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे। और अब तक सिर्फ एक ही आपके क्या है मोनोसेकेराइड ज्ञात, वो है आपके पेंटासेकेराइड में वेब्रेकोस कहा जाता है, वेब्रसकोस। ये ज्ञात है, किसमें पाई जाती है? वेब्रन आपके वेब्रेस्कम थेपस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये पादप का नाम है, इसकी जड़ों में ये पाई जाती है। हो गया ओलिगोसेकेराइड कंप्लीट। अब ओलिगोसेकेराइड जो है इसके अपन कार्य की बात करें, क्या कार्य करता है? तो देखिए सामान्य प्रोसेस है कि भाई सुक्रोज का कई पौधों की कोशिकाओं में संग्रह होता है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में अपन करते हैं। इसके अलावा कि भाई दूसरे ओलिगोसेकेराइड ज़्यादा स्वयं सुक्रोज का प्रयोग मिठाइयों में, पेय पदार्थों में और अन्य खाद्य पदार्थों में मधुकर के रूप में मीठा करने के लिए किया जाता है। अब देखो ना, आप जूस बना के इसमें सेकेराइड डाल दिया, ठीक है, तो ये आपके जो क्या है सुक्रोज डाल दिया, सेकेराइड डाल दिया, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, जब किसी जूस को मीठा करना तो इसको थोड़ा कंटेंट के रूप में डाला जाता है। और लैक्टोज है वो दूध शर्करा है, दूध से जो शर्करा है उसे बोलते हैं, दूध में जो शर्करा बनती है उसे क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। ये बच्चों एवं मरीजों का क्या प्रमुख भोजन है। तो दूध जब भी बीमार होते हैं, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, बीमार होते हैं तब दूध पिलाया जाता है, उसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये पारदर्शक साबुन बनाने में काम आते हैं। जैसे आपकी पियर्स साबुन आती है पारदर्शक, मतलब जिसका आर पार, ऐसी साबुन जिसका आर पार देखा जा सकता है, तो उन साबुनों के निर्माण में सेकेराइड्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओलिगोसेकेराइड्स का। और जो सुक्रोज है वो प्रयोगशाला में आपके ऑक्टेसिटेट और ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में प्रयोग आता है। आप पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसके निर्माण में ये काम आती है आपके सुक्रोज। और कई ओलिगोसेकेराइड जो है जीवित झिल्लियों को बनाने में, कि जो जैविक भाग है, झिल्लियाँ जो बनती है, आवरण जो बनते हैं, उनके निर्माण में भी इनका मुख्य योगदान है। नेक्स्ट सेटिंग आती है आपकी पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं कि भाई कौन सी? पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। देखिए तीसरे प्रकार का पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? देखिए कि पॉलीसेकेराइड जो है एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से कम किसमें कई, मतलब अनेक मोनोसेकेराइड के जुड़ने से क्या बनता है? आपके पॉलीसेकेराइड बनता है। कई का मतलब कम से कम 10 से ही है 100 तक हो सकती है। और ये भी किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सेम पॉइंट है। और जल्दी अपघटन कराने पर ये मोनोसेकेराइड देते हैं। और इनका सामान्य सूत्र जो है वो क्या रहेगा? C6H10 और O5 और N का मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन के लिए 10, 11 जो भी से काउंट गुना हो जाएगी। और ये पानी में भी पानी या क्या होता है आपके जल में क्या होते हैं? एविले होते हैं। और इनका अनुभार बहुत अधिक होता है। आपको पता मोनोसेकेराइड के एक का होता है तो कम से कम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका अनुभार बहुत ज़्यादा होता है। इनके सही अनुभार की गणना करना बहुत ही कठिन काम है, नहीं की जा सकती। और इनका स्वाद मीठा नहीं होता है, ठीक है, कि स्वाद क्या होता है? मीठा नहीं होता है। ये आसानी से जल अपघटन द्वारा अपने मोनोसेकेराइड में टूट जाते हैं।
इनमें उपस्थित अवयव का आधार पर दो भागों में बांटा है। इनमें जो उपस्थित अवयव पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं जिसे बना होता है, इसको दो भागों में बांट रखा है। तो एक तो होमोपोलीसेकेराइड, होमोपोलीसेकेराइड, ठीक है, ये केवल एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। किससे? केवल एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। मतलब 10 मोनोसेकेराइड अणु 10 सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपके होमोपोलीसेकेराइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? और इसके कारण इनका जलीय अपघटन कराने पर केवल एक ही मोनोसेकेराइड देते हैं कि जब इनका जल अपघटन कराएंगे तो एक ही मोनोसेकेराइड, क्योंकि सभी एक प्रकार से मिले तो एक ही प्रकार का क्या देंगे? मोनोसेकेराइड देंगे। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है। तो आप समझ गए सेल्यूलोज किस प्रकार का सेकेराइड है? वह इनुलिन है, ठीक है। अगला है बी नंबर, आपके बी पॉइंट दूसरा, हेटेरोपोलीसेकेराइड। हेटेरोपोलीसेकेराइड की बात करें कि हेटेरोपोलीसेकेराइड क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। कि जो हेटेरोसेकेराइड है क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड जब से बने होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड होते हैं उसके, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। इस कारण जलीय अपघटन कराने पर ये एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड देंगे। दो या दो से अधिक तो मोनोसेकेराइड सेम नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के देंगे ये। और इसका जो एग्जाम्पल है आपके वो है काइटिन है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति बनी थी वो काइटिन है। इसके अलावा पेक्टिन्स हैं जो कोशिका भित्ति बनाने में योगदान देता है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। और जल अपघटन के बाद जो मोनोसेकेराइड में उपस्थित जो कार्बन के आधार पर जो पॉलीसेकेराइड है उसको पेंटोजेंस, हेक्सोजेंस कहते हैं। और जाइलेंस, पेंटोजेंस, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि हेक्सोन्स के प्रमुख उदाहरण हैं। कि भाई इनको क्या होता है आपके कि भाई जल अपघटन कराते हैं तो मोनोसेकेराइड में उपस्थित कार्बन जो है उसके आधार पर जो पॉलीसेकेराइड है कि भाई जल अपघटन कराया तो ये जो मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा, मान लीजिए वो 5 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड प्राप्त हुआ, वो 4 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर इनको क्या कहा जाता है कि जो कार्बन के आधार पर इसको क्या कहा जाता है? पेंटोजेंस और हेक्सोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोजेंस। कौन? जो जल अपघटन कराने पर जो मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसमें जो कार्बन के आधार पर क्या कहा जाता है? पेंटोजेंस व हेक्सोजेंस, पेंटोजेंस व हेक्सोजेंस कहते हैं। और जाइलेंस वो आपके जाइलेंस है, पेंटोजन है तथा स्टार्च है आपके, ठीक है। जाइलेंस, पेंटोजन तथा स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि हेक्सोजेंस के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आ गए कि भाई किस प्रकार हेक्सोजन एग्जाम्पल कौन है? सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सभी। अब देखिए पॉलीसेकेराइड की अपन संरचना की बात करें कि पॉलीसेकेराइड जो है इसकी संरचना की बात करते हैं। क्या है इसमें? देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इतना डीप है नहीं आपके, थोड़ा सा देखिए बात करते हैं, काम आएगा आपका कंटेंट। कि पॉलीसेकेराइड की संरचना की बात करें कि पॉलीसेकेराइड की संरचना किसकी? पॉलीसेकेराइड की। देखिए कि भाई आणविक संरचना के आधार पर पॉलीसेकेराइड जो होता है मोनोसेकेराइड की कई श्रृंखलाएं आपस में मिलकर, ये श्रृंखलाएं जो होती है मोनोसेकेराइड की सरल हो सकती है, शाखित हो सकती है। इन श्रृंखलाओं में एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड, एक मोनोसेकेराइड जो एल्डिहाइड समूह होता है, और या फिर क्या हो सकता है? कीटोन समूह, जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। मैंने आपको बता रहा कीटोन के अंदर क्या होते हैं? दोनों जो आपकी कार्बन की संयोजकता है वो एल्किल समूह से पूरी होगी, और एल्डिहाइड में एक जो है आपके कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन से पूरी होगी, एक एल्किल समूह से पूरी होगी। कि भाई आपके जो एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो दूसरे मोनोसेकेराइड के एल्कोहलिक समूह से जुड़कर बंध बनाता है। कि इन दोनों में से एक होगा एक तरफ मोनोसेकेराइड के, और जब बंध बनेगा कि मोनोसेकेराइड एल्डिहाइड या कीटोन और दूसरे जो एल्कोहलिक समूह का एल्कोहलिक मतलब ROH, ठीक है। तो एल्कोहलिक के साथ बंध बनाता है और पानी के एक अणु को मुक्त करता है। तो इस प्रकार के बने बंध को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये बात हो चुकी है कि वे कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलीसेकेराइड है उनकी बात करते हैं।
कि भाई कोशिका में कौन कौन से पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। देखिए उसमें से एक तो सेल्यूलोज बार बार वर्ड आएगा, इसके अलावा आपके स्टार्च या मंड बोलते हैं वो आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, काइटिन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो बार बार वर्ड यूज आएंगे, इनके क्या पाए जाते हैं। फिर अपन पॉलीसेकेराइड के महत्व की बात करेंगे, ठीक है। और फिर अपन इसमें आगे नेक्स्ट सेटिंग स्टार्ट कर देंगे, या तो फिर न्यूक्लियोटाइड, लिपिड्स, कुछ भी स्टार्ट अपन कर लेंगे इसके अंदर, जो भी अपने सुविधाजनक अकॉर्डिंग रहेगा। लिपिड्स भी पढ़ना है इसके अंदर, आप काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका। वैसे शॉर्ट में चाहे जल्दी करवा सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा अंदर ही पढ़ रहे हैं, डिटेल ही पढ़ रहे हैं अपन, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड की बात करते थे कि मैं आपको थोड़ा फास्ट नहीं लेके चलूँगा, इतना सिलेबस में है नहीं डिटेल, क्योंकि आपके वर्ड बार बार आएंगे। सर सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज, तो उसकी बात कर लेते हैं, समझ लीजिए कि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेल्यूलोज क्या है कि कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कोशिका भित्ति का क्या है, मुख्य अवयव है, तो कोशिका को यांत्रिक शक्ति या उसको मजबूती प्रदान करता है। ये क्या है, ग्लूकोज का या मोनोसेकेराइड का बहुलक है, कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाती है, सेल्यूलोज बनाती है, ठीक है। कि लगभग कहा जाता है 6000 बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं की ये क्या है, अशाखित। ये बीटा डी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बीटा डी पोजीशन क्या होती है, अल्फा डी क्या होती है। तो ये 6000, अपन को इतना काउंट देना, 6000 बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं, ग्लूकोज के अणुओं की अशाखित मतलब आपके एक तो शाखित ब्रांचेज जैसे निकली हुई, अशाखित लंबी श्रृंखला का बना होता है। तो ग्लूकोज तो आप जानते हैं C6H12O6, तो C6H12O6 को 6000 से गुणा कर लो, कितना मामला भारी है सेल्यूलोज का। इस प्रकार की सेल्यूलोज बना होता है। और सेल्यूलोज जो है तंतु में तथा पानी में अविलय होता है। तंतु मतलब इस प्रकार से, ठीक है, और धागे नुमा कह सकते हैं। पानी में क्या है, ये अविलय, पानी में नहीं घुलता है। और पौधे की कोशिका भित्ति के अतिरिक्त ये लकड़ी के अंदर के जो पौधे कोशिका भित्ति में पाया जाता है, इसके अलावा सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, लकड़ी जो उसमें पाया जाता है, कितना परसेंट, 20 से 50% पाया जाता है। इसके अलावा कॉटन में रुई जो होती है उसके अंदर, ठीक है, कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है। जूट पादप उसमें पाया जाता है, अलसी इसमें पाया जाता है, ठीक है, इत्यादि रेशेदार पौधों के अंदर ये पाया जाता है। और कपड़े और रस्सी बनाने में ये काम आता है। कृत्रिम तंतु जो बनाया जाता है, रेयन है उसमें, ठीक है, जो घुलनशील सेल्यूलोज से बनाया जाता है, कि रेयन जो बनता है उस किसमें, जिसे कृत्रिम तंतु कहते हैं। सेल्यूलोज से सेल्यूलोज एसीटेट बनाया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कि सेल्यूलोज से क्या बनाया जाता है, सेल्यूलोज एसीटेट बनाया जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके कपड़ा उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेल्यूलोज को सेल्यूलोज नाइट्रेट जो विस्फोटक प्रयोग पदार्थों के प्रयोग में किया जाने वाला पदार्थ है। फिर इसके अलावा कार्बोक्सिल जो मिथाइल सेल्यूलोज है, इसका आइसक्रीम में सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग में काम आने वाले पदार्थ वो बनाया जाता है। इसके अलावा हमारे भोजन में सेल्यूलोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में से पचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमें उन एंजाइमों की कमी है जो आपके बीटा बंधों को तोड़ सके। कि भाई अपने शरीर में सेल्यूलोज का पचन नहीं हो सकता, क्यों, कि अपने शरीर में वो एंजाइम नहीं पाए जाते हैं जो इस बीटा बंध को तोड़ सके, ठीक है, वो एंजाइम नहीं पाया जाता। ये कुछ जीवों के अंदर पाया जा सके, कैसे, गाय में, ठीक है, बकरी में, खरगोश में, जो शाकाहारी है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनके क्या होता है, इत्यादि में से पचाने के लिए आहार नाल में एक विशेष अंग पाया जाता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, आपके सिक्कम, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और एक पाया जाता है सेकुलस रोटेंट्स पाया जाता है, जिसे सेल्यूलोज को पचा जा सकता है। तो अपने अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है, वो क्या होती है, निष्क्रिय लिए कुछ काम नहीं करती है। तो इस प्रकार सेल्यूलोज को पचा जा सकता है, अन्यथा सेल्यूलोज को नहीं पचा जा सकता। अब आप समझ लीजिए किस प्रकार सेल्यूलोज बनेगा। तो ग्लूकोज के जितने भी अणु हैं उनको अपन गुणा करेंगे कितनी बार, 6000 से, तब जाके क्या होगा, सेल्यूलोज की संरचना बनेगी। कि अपन कितने बार गुणा करेंगे इनको, कम से कम आप अंदाजा लगा लीजिए, इनको कितनी बार गुणा करेंगे तब जाके क्या होगा, सेल्यूलोज का अणु फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके सेल्यूलोज की संरचना पूरी हो गई। सेल्यूलोज की संरचना क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्च या मंड की संरचना की बात करेंगे। भाई स्टार्च जो है या जो मंड होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसकी बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।